हेलो एवरीवन। आज है 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर को क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आई है वो हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो आज सैटरडे है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज है वो है अमिड हाई इन्फ्लेशन। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी जो आरबीआई है उसने रिटेन किया रेपो रेट को 6.5%। अब सबसे पहले ये देखो रेपो रेट होती क्या है। ठीक है, ये आरबीआई है, ये बैंक्स है। ठीक है, जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देता है, ठीक है, वो है रेपो रेट। और जिस रेट पे लेता है वो है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगर रेपो रेट ज्यादा होगी या कम होगी, मान लो रेपो रेट ज्यादा है, इट मीन्स क्या है, आरबीआई ज्यादा रेट पे पैसे देगा बैंकों को। बैंक्स को अगर ज्यादा रेट पे पैसे देगा तो बैंक्स आरबीआई से कम पैसा उधार लेंगे, मीन्स बैंक्स के पास कम पैसा होगा। बैंक्स के पास कम पैसा होगा तो बैंक्स आगे भी जो उधार देंगे वो भी कम ही देंगे या फिर हाई रेट पे देंगे। हाई रेट पे अगर देंगे तो फिर जो मार्केट है वहाँ पे भी पैसा क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे भी मनी कम होगी। अगर मनी कम होगी वहाँ पे तो इट्स मीन गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। डिमांड्स गुड्स की कम होगी तो इसका मतलब इन्फ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन मतलब गुड्स जितने भी हैं वो लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो सप्लाई वही रहेगी। तो खरीदेंगे नहीं तो मतलब इन्फ्लेशन नहीं होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये है सारा गेम। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, जो कि 2016 में बनी थी, जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, 6। 3 आरबीआई के और तीन गवर्नमेंट के। इसका जो हेड है वो होता है आरबीआई का चेयरमैन। आरबीआई के चेयरमैन कौन है, शशिकांत दास, श्री शशिकांत दास। ठीक है, तो अब ये डिसाइड करती है रेपो रेट कितनी होगी और रिवर्स रेपो रेट कितनी होगी। ठीक है, तो ये रेपो रेट 6.5% ही रखी है कंटिन्यू। लेकिन एक चीज में चेंज किया, कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। ठीक है, ये बैंक है, जो पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, एक फिक्स मनी, उसको बोलते हैं सीआरआर। और जो पैसा खुद अपने पास किसी भी फॉर्म में रखना होता है, करेंसी भी हो सकती है वो, ठीक है, गोल्ड भी हो सकता है, तो किसी भी फॉर्म में उसको बोलते हैं एसएलआर। तो सीआरआर कम कर दिया है तो इससे क्या होगा, 50 बेसिस पॉइंट टू 4% कर दिया है, कम कर दिया है। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा इन्फ्यूज होगी, मतलब कि पैसे बैंकिंग सिस्टम में और ज्यादा इन्फ्यूज होंगे। ठीक है, तो काफी ये अच्छी चीज है। तो ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है साथ साथ में करनी। विक्रम मिस्री हैं जो बांग्लादेश जाएंगे बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के नहीं है, सॉरी, हिंदू रिलीजन वहाँ माइनॉरिटी में है, तो वहाँ हिंदू रिलीजन के माइनॉरिटी के एक लीडर हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है। तो देखते हैं क्या बातचीत होती है वहाँ पे। अब जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात आ गई तो इससे रिलेटेड पीवाईक्यू देख लेते हैं क्या क्या आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 10 साल में। तो क्या क्या 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। MPC Monetary Policy Committee responsible for fixing benchmark interest rate in the India. MPC is constituted by President of India. MPC consists of 3 members from RBI and 2 members nominated by Government of India. नहीं, हमने तो पढ़ा था 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट के। तो ये तो कैंसिल हो गई स्टेटमेंट, ये भी गया, ये भी गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी गया। तो वन ओनली। एमपीसी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, रेपो रेट के लिए। ठीक है, जो कि की बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट का। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इट डिसाइड रिजर्व रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। इट इज चेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये तो बिल्कुल सही है। इट प्रिपेयर यूनियन बजट फॉर इंडिया, नहीं नहीं। इट डिसाइड टैक्स रेट, नहीं ये भी गलत है। रिजर्व रेशियो ये नहीं ये करती है, रेपो रेट ही डिसाइड करती है, याद रखना। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर चेयर करते हैं। सेटिंग पॉलिसी रेट, रेपो या रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। एमपीसी है जो वो इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड करते हैं, तो अभी 4% है, ±2, यानी कि 2% से 6% के बीच में वो रह सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इंट मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है ये भी। डेटरमिनेट टैक्स एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी, ये तो ये नहीं करेगी। इट सेट इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट, ठीक है ये। तो 1 एंड 3। जीएसटी के रेट ये थोड़ी डिसाइड करेगी, जीएसटी काउंसिल है इसके लिए, तो आर्टिकल 279 ए में। ठीक है, जीएसटी 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी तो ये रखती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना होता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया जॉइंटली मैनेज्ड बाय, इसके द्वारा की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो है ही, एंड आरबीआई, दोनों के द्वारा। आरबीआई क्या करता है? एसएलआर और ये सारी चीजें। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन करता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंडिया, व्हाट इज इट्स मेन एम? ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, तो काफी है ये, 4 ± 2। तो इस तरह से जो भी 10 साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो हमने देख लिए। आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेट आर्म फोर्स फ्लैग डे, तो 7 दिसंबर को ये होता है, 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। ठीक है, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट चलते हैं। आगे जो है, नो कार्ड नो वर्क्स, मनरेग्स डिलीशन हिट रूरल वर्कर हार्ड। जो ना आधार बेस अटेंडेंस किया था मनरेगा में, तो उसकी वजह से काफी जो वर्कर्स हैं उनका नाम कैंसिल हो गया है, तो उनका नाम कट हो गया है, तो इस वजह से काफी ज्यादा वो इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में। साइक्लोन जो आया है उसके रिलीफ के लिए तमिलनाडु को 944 करोड़ रुपीज मिले हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट रिलैक्स नॉर्म्स टू ग्रांट कर्नाटका गवर्नमेंट रिलैक्सेस नॉर्म टू ग्रांट माइनॉरिटी टैग टू इंस्टीट्यूशन। तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको रिलैक्स कर दिया कर्नाटका गवर्नमेंट ने। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ए माइनॉरिटी कम्युनिटी टू ग्रांट द रिलीजियस माइनॉरिटी टैग। किसी भी हायर इंस्टीट्यूशन को अगर माइनॉरिटी का टैग देना है ना, तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन में क्या है कि अगर वहां 50% लोग माइनॉरिटी से आते हैं तो उसको टैग मिलेगा, बट द रिलैक्सेशन वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूशन रन बाय माइनॉरिटी। बट ये अब फिक्स नहीं है, ये क्राइटेरिया क्या कर दिया है, मतलब कि रिलैक्स कर दिया है। तो कैबिनेट ने स्क्रैप कर दिया इस पॉलिसी को, क्राइटेरिया क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसीज, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि 50% आए किसी रिस्पेक्टिव कम्युनिटी से। नेक्स्ट है, मुल्ला पेरियार जो डैम है, सुप्रीम कोर्ट ने हियर किया है, मतलब हियरिंग किया है। वाटर लेवल क्या है उसमें, मतलब रिड्यूस हो गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी।
यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है वो गगनयान मिशन को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, इसरो का जो गगनयान मिशन है। पहले मिशन गगनयान देख लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, याद रखना, इसरो ने इसको लॉन्च किया था। इसका एम क्या है, इंडिया की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना और ह्यूमंस को सेंड करना स्पेस में, और सेफली सेफली वापस वो रिटर्न हो सके अर्थ पे। इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के लिए, एक तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू सेंड ए क्रू ऑफ 3 एस्ट्रोनॉट। कितने एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 3। कहाँ जाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में। कितने एल्टीट्यूड पे, अराउंड 300 टू 400 किलोमीटर, फॉर ए 5 डे मिशन। कितने दिन के लिए, 5 से 7 दिन का होगा, 300 से 400 किलोमीटर, और लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएंगे। लॉन्च व्हीकल होगा GSLV-MK3, जिसका अब दोबारा रीनेम कर दिया LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या याद रखना, ये भी दे सकता है ऑप्शन में, ये भी दे सकता है। ऑर्बिटर मॉड्यूल क्या है, क्रू मॉड्यूल है एस्ट्रोनॉट के लिए, एंड सर्विस मॉड्यूल है सपोर्ट सिस्टम। क्रू मॉड्यूल क्या होता है, जिसमें वो बैठेंगे। क्रू एस्केप सिस्टम, तो इसमें क्या है, प्रोवाइड इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्यूरिंग लॉन्च और असेंट। एस्केप, एकदम से कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ काम ना करे सिस्टम। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में रसिया रसिया की जो ग्लेव कोस्मोस है वो प्रोवाइड कर रही है एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग और हार्डवेयर सपोर्ट। टाइमिंग क्या है, अनक्रूड जो फ्लाइट है G1 G2 टू टेस्ट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल। मैंड मिशन होगा G3, ठीक है। सक्सेसफुल जब अनक्रूड, जब पहले 2 मिशन पे मैन नहीं जाएंगे, थर्ड पे जाएगा, ठीक है। तो जब वो पहले 2 सक्सेस हो जाएंगे तभी थर्ड टाइम भेजेंगे उसको। फंडिंग 10,000 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट देगी। एस्ट्रोनॉट इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। इनिशियल ट्रेनिंग उनकी रशिया में हुई है। एडवांस ट्रेनिंग इन इंडिया एट इसरो फैसिलिटी इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में। सेफ्टी फीचर्स में है, एस्केप सिस्टम है वो क्या है, बेस्ड इन पैड एबोर्ट टेस्ट पे है, और एक्सटेंसिव टेस्टिंग ऑफ री एंट्री हैबिट शील्ड, और ये सारी चीजें हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक और साइंटिफिक इम्पैक्ट है, नेशनल प्राइड भी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टेम जो प्रोग्राम है यूथ को प्रमोट करता है, स्पेस टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस क्या है, टेक्नोलॉजिकल हर्डल है, एस्ट्रोनॉम की जो सेफ्टी है वो भी इश्यू हो सकती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट करना, कॉस्ट और फंडिंग, हाई कॉस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन में टाइम फ्रेम डिले हुआ है ये कोविड की वजह से, जियो पॉलिटिकल फैक्टर है। टेस्ट कंडक्ट हुए, पैड एबोर्ट टेस्ट, TVD1 टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट, तो ये हैं। तो ये सारी सिस्टम है। नेक्स्ट था, हमने मुल्ला पेरियार डैम के बारे में पढ़ा था। जो मुल्ला पेरियार डैम कंट्रोवर्सी है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। जो ये इश्यू है इसकी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है इंटर स्टेट रिलेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो देख लेते हैं। डैम जो सिचुएटेड है वो पेरियार रिवर पे है, जो केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ, इडुक्की। 1895 में एक एग्रीमेंट हुआ था महाराजा ऑफ त्रावणकोर और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास के बीच में, तब ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसका पर्पज क्या है, डाइवर्ट करना वाटर फ्रॉम पेरियार रिवर इन केरला टू एरिड रीजन ऑफ तमिलनाडु। केरला से तमिलनाडु में डाइवर्ट करना फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। डैम है वो ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु, तमिलनाडु मेंटेन करेगा 999 साल तक, लीज पे दे रखा। उसके बाद वो केरला के पास चला जाएगा। ये साइन हुआ था 1886 में, ठीक है। तो हाइट इसकी इतनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरिजिनली डिजाइन फॉर 15 TMC, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। की इश्यू क्या है, तो सेफ्टी कंसर्न है। डैम है काफी पुराना है, तो सेंसिटिव है काफी, सेस्मिकली एक्टिव जोन में है, तो कंसर्न भी दिखाया है केरला ने कि डैम का फेलियर हो सकता है। और तमिलनाडु बोलता है कि वाटर का जो लेवल है 142 फीट रखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने रखी है। लेकिन केरला इंसिस्ट किसके ऊपर करता है, 136 फीट, सेफ्टी कंसर्न की वजह से, ठीक है। तो ये इश्यू है दोनों के बीच में।
कंसर्न किसके बीच में है? वेस्टर्न घाट का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी है। जुडिशियल इंटरवेंशन 2006 से स्टार्ट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था तमिलनाडु को रेज करने के लिए वाटर का लेवल अप टू 142। बट केरला पास्ट इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 रिस्ट्रिक्ट इट टू 136 फीट। केरला कह रहा है इतना ही रखो। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया केरला के लॉ को इनकॉन्स्टिट्यूशनल और तमिलनाडु के राइट को सही बताया 2014 में। 2021 में तमिलनाडु अपोज केरला प्लान टू बिल्ड ए न्यू डैम नियर द साइट की नया प्लान नहीं बन सकता। तो केरला ने एक नया डैम प्रपोज किया है कि इसको रिप्लेस करके, तमिलनाडु ने इसको अपोज किया है। तो ये दोनों की कंट्रोवर्सी है। अगर हम इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, इंटरस्टेट वाटर एक्ट भी है, आर्टिकल 262 भी है, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न का इशू है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, इन्वायरमेंट कंसर्न भी है, वेस्टर्न घाट एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेशनल वाटर पॉलिसी भी है। चैलेंज क्या है? सेस्मिक वल्नरेबिलिटी भी है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकली इमोशनल टेंशन है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? एक नया डैम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा सकता है, मीडिएशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग से काम हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखो नेक्स्ट है जो एडिटोरियल आया है आज पहला, वो पब्लिक हेल्थ इनसाइट फ्रॉम 1896 बॉम्बे प्लेग। जो बॉम्बे में प्लेग आया था, प्लेग की बीमारी, ठीक है, उस टाइम पे 1896 इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश ने पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आया था, उसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो भी इग्नोरेंस की थी, जो भी स्टेप उठाए थे, तो इशू को कैसे अथॉरिटी ने टैकल किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे मैपिंग एंड पॉलिसिंग है वो जस्ट डिजीज मैनेजमेंट टूल नहीं थी, उन्होंने एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विलियंस एंड कंट्रोल भी काम किया था। कॉलोनियल स्टेट का रिस्पॉन्स क्या था? तो बॉम्बे में जो प्लेग आया था उसने कॉलोनियल टाइम पे, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, थाउजेंड्स ऑफ, काफी ज्यादा। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन प्लेग कमीशन अंडर टी.आर. फ्रेजर, क्वेश्चन आ जाता है फ्रेजर कमीशन इज रिलेटेड टू, फ्रेजर कमीशन इज रिलेटेड टू प्लेग। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग टू इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक कैसे हुआ। तो कमीशन ने काफी कंडक्टेड एक्सटेंसिव इंक्वायरी कंडक्ट की, रिकॉर्ड किया, टेस्टिमोनी को प्रोड्यूस किया, वॉल्यूमियस डॉक्यूमेंट, काफी बड़े डॉक्यूमेंट, बट फिर भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इसका ओरिजिन और ट्रांसमिशन हुआ कैसे। और ये जो डिफिकल्टी है ये इमर्ज हुई पार्शली क्योंकि जो कॉलोनियल अथॉरिटी थी उन्होंने देखा प्लेग लेस ए कम्युनल हेल्थ इशू, मोर एज ए प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर थ्रू सर्विलियंस एंड कंट्रोल, कि हेल्थ इशू कम होके कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, पब्लिक को सर्विलियंस करना, ठीक है। जैसे जो जोन शो 1854 में कोलेरा जो है मैप इन लंदन, पिन पॉइंटेड अफेक्टेड इंडिविजुअल लीड थ्रू एपिडीमोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, इंडियन प्लेग कमीशन मैप फोकस्ड ऑन, उसी तरह से इंडियन का जो प्लेग कमीशन है उसने फोकस किया था रेलवे पे, इंस्पेक्शन पॉइंट पे, कैंप पे और पुलिस पे, रेदर देन कि विक्टिम कौन है प्लेग की, ठीक है। तो ये मैप हाईलाइट करते हैं कि पीपल को कहाँ रोकना है, इंस्पेक्शन कहाँ करना है, ठीक है। यूजुअल कलर्स डिटेल्स सजेस्टिंग ए डिजायर प्रोजेक्ट इफिशिएंसी, ठीक है। उस पे फोकस ना करके कि कौन इफेक्ट हुआ है, कैसे इफेक्ट हुआ है, ठीक है, इस पे फोकस किया गया कि ये बीमारी और कहाँ तक फैल सकती है, किसके पास जा सकती है। तो ये अप्रोच थी। So instead of illuminating the distribution of cases, they underscore the colonial state need to monitor and restrict movement को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि पब्लिक पे ज्यादा कंट्रोल दिया गया। तो ये बात ये राइटर क्यों लिख रहा है, ये सारी चीजें कि मॉडर्न जो सिस्टम है वो भी मेडिकल प्रोफेशनल पे अप्लाई करता है, उनका डाटा कलेक्शन, पेशेंट ट्रैकिंग, शिफ्टिंग, एथिकल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन फिर भी वो वैसे का वैसा है, हाउ पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर फ्रेम्ड। 1896 के जो प्लेग रिस्पॉन्स थे वो दिखाते हैं कि रीसेप पॉलिसी,
determine whether the emphasis lie on carrying of individual exercising authority over them, उस पे अथॉरिटी, उस पे पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पे लाई कर रहे हैं, या फिर वो आया कैसे उस पे। ठीक है, तो द इश्यू ऑफ ओवरसाइट एंड एथिक्स, ethical consideration arise when public health responses privilege control over community well-being। कम्युनिटी वेलबींग पे काफी ज्यादा पब्लिक हेल्थ ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। बॉम्बे जो प्लेग है उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या दिखाती है, कैसे डाटा और मैपिंग टेक्निक, ठीक है, हिस्ट्री है जो गाइडेड बाय ओप्रेसिव फ्रेमवर्क कैन बिकम टूल फॉर एनफोर्सिंग पावर रेदर देन इंप्रूविंग हेल्थ। ऐसा करने से वो पावर एनफोर्स हो रही है, हम हेल्थ को इंप्रूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो फाइनली जो लर्निंग है जो बॉम्बे प्लेग है उससे ली जा सकती है, हेल्थ क्राइसिस जो है हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है उसको बेयर कर देता है। ठीक है, तो अथॉरिटी इन द लेट 19th सेंचुरी वो किस पे डिपेंड करती थी, पॉलिसिंग पे, सर्विलियंस पे, शेपिंग द वे एपिडेमिक अंडरस्टूड एंड मैनेज्ड। तो अगर हम इन चॉइसेस को स्टडी करें तो हम रिकॉन्साइल कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंस की फ्रेम करना है हमें ऐसे हेल्थ चैलेंज के टाइम पे ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन कैसे किया जाए। We can strive to ensure that contemporary public health strategies, while leveraging sophisticated tools, remain rooted in empathy, equity, and evidence. Awareness of past misstep, past के टाइम पे जो हमने मिसस्टेप लिए थे उसकी अवेयरनेस कैन गाइड फ्यूचर गवर्नेंस, कि उससे हम सीख सकते हैं। इंस्पायरिंग पॉलिसी जो कोऑपरेट करें रेदर देन फियर, फियर नहीं क्रिएट करना है जनता के माइंड में, that earn the trust and collaboration of community they mean to protect। इस तरह से ये हेल्थ के ऊपर आर्टिकल था। प्लेग से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्री के लिए फ्रेजर कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग बिल्डिंग ऑन द रिवाइवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं चंद्रजीत बैनर्जी, इन्होंने ये लिखा है कि इंडिया PLI स्कीम के थ्रू वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने कुछ डाटा भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, रोबुस्ट ग्रोथ हुई है मैन्युफैक्चरिंग में 21.5%, और जो GVA है ग्रोस वैल्यू एडेड वो 7.3%। तो PLI स्कीम की इन्होंने काफी तारीफ की है कि उसी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स को इस स्कीम की वजह से फायदा हुआ है। ठीक है, मोस्टली कौन से सेक्टर को, बेसिक मेटल मैन्युफैक्चरिंग को, कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल। ठीक है, तो जो PLI स्कीम है वो कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती है 58% टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। ठीक है, और उसने आउटपुट ग्रोथ 24.5% दिखाई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ASI का जो सर्वे का जो डाटा है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, ऐसे सेक्टर को माना जाता है फैक्ट्रीज को जिसमें 10 या उससे ज्यादा वर्कर यूजिंग पावर, पावर अगर उसमें यूज हो रही है तो वो काम कर रहे हैं, और अगर विदाउट पावर है तो 20 या उससे ज्यादा वर्कर। ठीक है, तो इस रिजल्ट से जो हेल्दी डबल डिजिट एक्सपेंशन हुआ है ग्रोथ रेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 21.5। ठीक है, डिस्पाइट ए हाई बेस ऑफ 2021-22 विच शो ए शार्प रिबाउंड एज इकोनॉमी इमर्ज फ्रॉम कोविड-19 से इमर्ज हुई थी इकोनॉमी हमारी। तो जो इम्प्रेसिव ग्रोथ है, आउटलुक है, वैल्यू एडेड है 2022-23 में एज कंपेयर टू प्री पैंडेमिक पीरियड, इंडिकेट क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लोली बट स्टीडली, आराम आराम से लेकिन कंटिन्यूअसली, ठीक है, टर्निंग द कॉर्नर, मेन पॉइंट पे जा रहा है। तो स्टेज इज सेट फॉर इंडिया टू बिकम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। हाउएवर strong reform are needed to fully capitalize on manufacturing potential। The success of PLI स्कीम जो है उसकी जो सक्सेस है वो क्या अंडरस्कोर करती है, नीड टू एक्सपेंड इट्स स्कोप बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री।
कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से ज्यादा हम और ज्यादा स्कोप इसको कैसे एक्सपेंड करें इसको और ज्यादा, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंसर्न है तो फिर और ज्यादा स्टेप लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो जो पीएलआई इंसेंटिव है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ज्यादा एक्सपेंड करो। अप्रैल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, सनराइज इंडस्ट्री जैसे एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जो अनलॉक न्यू ग्रोथ फ्रंटियर हैं, इनमें और ज्यादा इस स्कीम को अप्लाई करने की जरूरत है। काफी इंपोर्ट डिपेंडेंसी वाले भी सेक्टर हैं जहां पे ये स्कीम अभी तक अप्लाई नहीं की है, तो उन सेक्टर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को हम इंक्लूड कर सकते हैं। इंसेंटिवाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आउट ग्रोथ 21% एंड जीबीए ग्रोथ 7.3%, ये जो गैप है इसको हमें ब्रिज करना है। ठीक है, तो ये जो गैप है लार्जली डेराइव किया जाता है इनपुट प्राइसेस से, जो सर्ज हो चुके हैं 24.4 इन 2020-23। तो जो डाइवर्जेंस है वो क्या सजेस्ट करता है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम आर राइजिंग, इंडस्ट्री आर ग्रैपलिंग विद एलिवेटेड इनपुट प्राइस विच हैव इरोडेड देयर वैल्यू एडिशन। तो जो बल्क ऑफ इनपुट है जो इंपोर्ट किया जाता है उसको कम करने की जरूरत है इंडिया में। तो एक और ज्यादा स्ट्रीमलाइन इंपोर्ट करने की जरूरत है, जो टैरिफ वगैरह को 3 पार्ट में क्या कर दे, सिंप्लीफाई। 0 से 2.5%, 2.5 से 5% इंटरमीडिएटरी के लिए, 5 से 7.5 फिनिश्ड गुड के लिए। तो इनपुट कॉस्ट क्या हो सकती है, मिटिगेट हो सकती है, तो जो कि इंप्रूव करेगा इंडिया का इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। एक कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो रीजनल इम्बैलेंस है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इनमें टोटल 54% मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है और 55% ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कि फ्यू स्टेट में ही सिर्फ ये एक्टिविटी है, बाकी में क्यों नहीं है। दिस रीजनल इम्बैलेंस है ये हिंडर नहीं करता इक्विटेबल डेवलपमेंट को अक्रॉस द कंट्री, बट ऑल्सो लिमिट सेक्टर ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल, ओवरऑल जो ग्रोथ का पोटेंशियल है उसको भी रोकता है। इंडिया के लिए फुल्ली कैपिटलाइज कैसे किया जाए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, ये असेंशियल है स्टेट के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया की ग्रोथ में। ठीक है, फंडामेंटल फैक्टर मार्केट जो है रिफॉर्म, जैसे लैंड, लेबर, पावर, इन सब में स्टेट्स को रिफॉर्म लाने चाहिए। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, एमएसएमई पे और वोमेन पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रू कैटलिस्ट बनाने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ की स्पेशल अटेंशन एमएसएमई पे देने की जरूरत है, और वोमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में कैसे बढ़ाया जाए। एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है 45% इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में, और 60 मिलियन लोगों को रोजगार भी देता है, एम्प्लॉयमेंट। अगर हम पीएलआई स्कीम को अच्छे से एमएसएमई के साथ टेलरिंग करें और लोअर करें हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड को एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्शन टारगेट, would empower these enterprises to scale up, innovate and integrate more effectively into value chain। तो एनहांस करके फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अनटेप्ड अपॉर्चुनिटी है बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। जो वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट है वो एस्टिमेट करता है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वो 9% भी बढ़ सकता है अगर ज्यादा वुमेन ज्वाइन कर लें वर्कफोर्स को। तो डेवलपिंग स्पोर्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल, डॉर्मेट्री, चाइल्ड केयर फैसिलिटी, ये सब वुमेन्स के इंक्लूजन के लिए ये सब चीजें ऐड होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी को हम अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 2047 तक, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें क्रुशियल रोल प्ले करेगा। CII के अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो शेयर है जीबीए में, पोटेंशियल है इसका राइज करने का 17 से 25% 2030 तक, और 27% 2047-48 तक।
सो दैट जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है, वो कंटिन्यू है। अपार्ट फ्रॉम बूस्टिंग इट्स कॉम्पिटिटिवनेस बाय इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करके, एंड ब्रिंगिंग डाउन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और सीजिंग द करंट मोमेंट बाय लिवरेजिंग द स्लीव ऑफ पॉलिसी मेजर विल बी इम्पेरेटिव फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो काफी अच्छा आर्टिकल था ये। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, सिलिका स्कार्स। जो सिलिका माइंस के लिए गवर्नमेंट काम करती है, उसमें जो सिलिका की वजह से जो क्रोनिक डिजीज हो जाती है वर्कर्स को, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये आर्टिकल इसी के बारे में है। नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर, जो आरबीआई ने फैसला लिया है ये डिसीजन इन्फ्लेशन वाला, वो सही है। साइक्लोन तमिलनाडु में आया है, बंगाल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिजर्व करता है एक लॉट ऑफ क्रेडिट की क्वाड उन्हीं की वजह से बना है क्वाड। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया जाएगा मिचेल बैकलेट को। चिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर। राज्यसभा में रो या ओवर करेंसी नोट्स फाउंड, एमपी की सीट के ऊपर करेंसी नोट्स मिले हैं, तो इसकी इंक्वायरी होगी अब। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 1947 के टाइम पे जो जो भी रिलीजियस स्टेटस था वो सेम रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द इनॉग्रेशन ऑफ अष्टलक्ष्मी महोत्सव न्यू दिल्ली। अष्टलक्ष्मी 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट हैं उनके लिए है। डी डॉलराइजेशन का कोई प्रो प्लान नहीं है, ये बोला है शशिकांत दास जो गवर्नर हैं। ब्रिक्स करेंसी इज जस्ट एन आइडिया फ्लोटेड बाय वन मेंबर ऑफ द ब्लॉक, नो डिसीजन हैज बीन टेकन। डी डॉलराइजेशन के लिए कोई डिसीजन नहीं है, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो थ्रेट दी थी कि स्लैब 100% टैरिफ कर देंगे अगर ऐसा कुछ प्लान हुआ तो। ग्रोथ और इन्फ्लेशन में बैलेंस जरूरी है, तो आरबीआई के गवर्नर ने ये बोला है। सीरिया अटैक, सीरिया के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप है उसने कैप्चर कर लिया उसकी हामा सिटी को। 29 लोगों की डेथ हो गई है इजरायली स्ट्राइक्स में। तो इस तरह से हमने आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस किया। सॉरी, आज तो 8 तारीख हो चुकी है, हमने 7 दिसंबर वाले को डिस्कस किया। 6 दिसंबर का न्यूज़पेपर मिस है, उसके आर्टिकल हम 8 वाले में इंक्लूड कर देंगे। तो ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।